नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। यानी कि मित्रों, हम आज की कक्षा में हिंदी भाषा के उद्भव, विकास और उनकी जो प्रमुख बोलियां हैं उससे संबंधित चर्चा करने वाले हैं। और आज की कक्षा में केवल हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं जो राजस्थान यानी आरपीएससी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से हाड़ौती को प्रभावित किसने किया है। यानी ऑप्शन में जो चार बोलियां दी हुई है, इनमें से कौन सी बोली ने हाड़ौती बोली को प्रभावित किया है। और आपको बता दें कि यह जो प्रश्न है यह आरपीएससी द्वारा सहायक आचार्य संस्कृत शिक्षा 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो ए ऑप्शन मेवाड़ी, ब मेवाती, ढूंढाड़ी या बागड़ी। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ढूंढाड़ी बोली। और मित्रों, अब आपको बता दें इस प्रश्न की व्याख्या कि हाड़ौती राजस्थानी भाषा की एक बोली है जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा आदि जिलों में बोली जाती है। और हाड़ौती बोली ढूंढाड़ी बोली से सर्वाधिक प्रभावित है, क्योंकि हाड़ौती जयपुरी बोली है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध किया गया है। यानी संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उच्चतम न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में उपबंध है। ए ऑप्शन अनुच्छेद 1946, ब अनुच्छेद 351, स अनुच्छेद 345 और द अनुच्छेद 348। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 348। अब मित्रों, आपको बता दें इस प्रश्न की महत्वपूर्ण जो व्याख्या। तो अनुच्छेद 348 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब तरह की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। और संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में विधेयकों, अधिनियमों, प्रस्तावों, आदेशों, नियमों, विनियमों आदि की भाषा अंग्रेजी ही होगी। और यह प्रावधान अनुच्छेद 348 में निहित है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। नामवर सिंह के अनुसार पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी है। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार पृथ्वीराज रासो की भाषा है ए प्राकृत, ब पिंगल, स अवहट और द डिंगल। तो इसका सही उत्तर होगा ब ऑप्शन पिंगल भाषा। यानी डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार डॉक्टर नामवर सिंह ने पृथ्वीराज रासो की भाषा पिंगल मानी है। अब मित्रों, बात करें इस प्रश्न की व्याख्या से। तो नामवर सिंह के अनुसार पृथ्वीराज रासो की भाषा पिंगल है। और श्याम सुंदर दास के अनुसार हम बात करें तो यानी श्याम सुंदर दास ने पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल मानी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हम बात करें तो डिंगल व पिंगल, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वह डिंगल व पिंगल दोनों हैं। और मित्रों, अब आपको बता दें कि डिंगल और पिंगल जो भाषा है इससे क्या तात्पर्य है। तो साहसिक और वीरतापूर्ण जो भाषा है उसे डिंगल कहा जाता है। और जो डिंगल भाषा है यह पश्चिमी राजस्थानी से संबंधित यानी जो पश्चिमी राजस्थानी और अपभ्रंश से संबंधित जो भाषा है वो डिंगल है। और डिंगल भाषा में अगर आपसे रस पूछा जाए तो इसका प्रधान जो रस है वो वीर रस है। और बात करें श्रृंगार और प्रेम पूरित भाषा, ये पिंगल भाषा को कहा जाता है। और राजस्थानी के साथ में अगर ब्रिज भाषा का प्रयोग होता है तो उसे पिंगल भाषा कहा जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। हिंदी भाषा का मध्यकाल डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा है। कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदी भाषा का मध्यकाल कब से कब तक है।
1500 से 1800 ईस्वी तक, 1580 से 1820 ईस्वी तक, 1525 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक और 1580 से 1750 ईस्वी तक। और मित्रों ये वाला जो क्वेश्चन है, यानी यह प्रश्न आरपीएससी द्वारा सहायक आचार्य संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा, यानी संस्कृत शिक्षा विभाग की परीक्षा 2024 में पूछा गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा द ऑप्शन, यानी 1580 से 1750 की जो समय है उसे हिंदी भाषा का मध्यकाल कहा गया है। और ये किसने कहा? तो भोलानाथ तिवारी ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? यानी मित्रों आज के जो प्रश्न है, यानी आरपीएससी द्वारा जो वर्तमान में पैटर्न चल रहा है कि आरपीएससी किस आधार पर प्रश्न पूछती है, उसी प्रकार के प्रश्न मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? सबसे पहले देखें कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने राजस्थानी भाषा का उद्गम पेशासी अपभ्रंश से माना है। या ब की बात करें तो मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा का उद्गम गुर्जरी अपभ्रंश से माना है। डॉक्टर गिरियर्सन के मतानुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से हुई है। और सुनीति कुमार चटर्जी ने राजस्थानी, मित्रों ये कितने नहीं है, ने है, यानी सुनीति कुमार चटर्जी ने राजस्थानी भाषा का उद्गम सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से माना है। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, यानी इसका जो ए ऑप्शन है यह सही उत्तर है, क्योंकि कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने राजस्थानी भाषा का उद्गम गुर्जरी अपभ्रंश से माना है, यानी पेशासी अपभ्रंश से न मान करके गुर्जरी अपभ्रंश से माना है। तो मोतीलाल मेनारिया ने भी इसका उद्गम गुर्जरी अपभ्रंश से माना है। डॉक्टर गिरियर्सन ने इसकी उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानी है। तो सुनीति कुमार चटर्जी ने इसकी उत्पत्ति सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से मानी है। तो इसका जो ए ऑप्शन है ये असंगत है। अब बात करें इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की या व्याख्या की, तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने राजस्थानी भाषा का उद्गम पेशासी नहीं माना है। इन्होंने राजस्थानी भाषा का उद्गम गुर्जरी अपभ्रंश से माना है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि विषयक असंगत कथन है। निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि विषयक असंगत कथन कौन सा है? देवनागरी लिपि में वर्णों का वर्गीकरण मिलता है। देवनागरी लिपि का विकास नाग लिपि से हुआ है। सही ऑप्शन को देखो तो ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर के लिए स्वतंत्र चिन्ह मिलते हैं। द ऑप्शन मात्राओं का प्रयोग मिलता है। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ब ऑप्शन, यानी देवनागरी लिपि का विकास नाग लिपि से न होकर के ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यानी देवनागरी लिपि में वर्णों का वर्गीकरण भी मिलता है। देवनागरी लिपि का विकास नाग लिपि से न होकर ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ह्रस्व तथा दीर्घ स्वरों के लिए स्वतंत्र चिन्ह मिलते हैं और मात्राओं का प्रयोग भी इसमें मिलता है। अब बात करें इसके व्याख्या की, तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और मित्रों उत्तरी ब्राह्मी से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से सिद्ध मातृका लिपि और सिद्ध मातृका लिपि से कुटिल लिपि और कुटिल लिपि से देवनागरी लिपि का विकास का उदय 9वीं से 10वीं सदी में हुआ है। अगर ऑप्शन में ब्राह्मी लिपि नहीं मिले तो कुटिल लिपि भी आपको वहाँ पर दिया हुआ मिल सकता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। डिंगल शैली की रचनाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? डिंगल शैली की रचनाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन की बात करें तो अपभ्रंश की भांति व्यंजन द्वित्व की प्रवृत्ति दिखाई देती है। स वाले की बात करें तो इस शैली में चारणों के साथ साथ चारणेतर कवियों की रचनाएं भी उपलब्ध है।
से वाले ऑप्शन की बात करें तो तत्सम तद्भव शब्दों की बजाय तत्सम शब्दों के बहुप्रयोग की प्रवृत्ति पाई जाती है। और दे वाले ऑप्शन की बात करें तो इससे लिखकर प्रधान रस, यानी इसका जो दे ऑप्शन है इसका प्रधान रस, यानी इस शैली का जो प्रधान रस है मित्रों, यहाँ पर शैली है, इस शैली का प्रधान रस वीर है। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा से ऑप्शन। यानी आप याद रखिएगा कि जो डिंगल शैली है, और ये प्रश्न भी सहायक आचार्य संस्कृत शिक्षा 2024 में पूछा गया है। तो डिंगल शैली के विषय में ये चारों कथन आप अच्छे से याद रखिएगा कि अपभ्रंश की भांति इसमें भी द्वित्व की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस शैली में चारणों के साथ साथ चारणेतर कवियों की रचनाएं भी उपलब्ध हैं। और मित्रों इसमें तद्भव शब्दों की बजाय जो तत्सम शब्दों के बहु प्रयोग, ये वाला कथन असंगत है, यानी ये कथन सही नहीं है। और इसमें यानी इसकी जो शैली है वो वीर रस प्रधान शैली है। अब बात करें इसकी व्याख्या की, तो तद्भव शब्दों की बजाय तत्सम शब्दों की बहुप्रयोग की प्रवृत्ति पाई जाती है, यह कथन असंगत है, क्योंकि डिंगल शैली में तद्भव शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति होती है, इसमें तत्सम शब्द नहीं मिलते। यानी डिंगल जो शैली है इसमें तत्सम शब्द न मिलकर के तद्भव शब्दों की बहुलता पाई जाती है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, हिंदी की बोलियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। हिंदी की बोलियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। एक की बात करें, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार खड़ी बोली का अर्थ है कर्कश। खड़ी बोली की आकारांतता के स्थान पर उकारांतता ब्रजभाषा की विशेषताएं हैं। किशोरीलाल वाजपेयी के अनुसार आकारांतता की खड़ी पाई के कारण ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ है। और अगला जो ऑप्शन है वह है शब्दों के आरंभ एवं मध्य में आने वाले आकार पर जोर देकर विलंबित दीर्घ मात्रिक उच्चारण भोजपुरी की विशेषता है। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ब ऑप्शन, क्योंकि जो खड़ी बोली की जो आकारांतता है, आकारांतता के स्थान पर उकारांतता ब्रजभाषा की विशेषता नहीं है, यानी ब्रजभाषा की विशेषता है ओकारांत, यानी आकारांत उकारांत न होकर के ब्रजभाषा की विशेषता ओकारांत से है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थानी भाषा की बोलियों और उनके क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। यानी राजस्थानी भाषा की बोलियों और उनके क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। सबसे पहले ए ऑप्शन की बात करें तो जो मारवाड़ी है, मारवाड़ी में बीकानेर, सिरोही और जैसलमेर। बी ऑप्शन की बात करें बागड़ी में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ढूंढाड़ी में बात करें तो जयपुर, किशनगढ़ और टोंक। और मेवाती में बात करें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर। यानी मारवाड़ी बोली कौन कौन से जिलों में बोली जाती है, वागड़ी कहाँ बोली जाती है, ढूंढाड़ी कहाँ पर, या ढूंढाड़ी का क्षेत्र कौन सा है, मेवाती का कौन सा है। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा वागड़ी बोली। यानी वागड़ी बोली डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, यानी डूंगरपुर जो वागड़ी बोली है डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। इसमें प्रतापगढ़ जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये तो प्रतापगढ़ में नहीं बोली जाती, प्रतापगढ़ में मालवी बोली बोली जाती है। तो मित्रों ए ऑप्शन यहाँ पर सही है कि मारवाड़ी बीकानेर, सिरोही और जैसलमेर में बोली जाती है। वागड़ी जो बोली है डूंगरपुर बांसवाड़ा में ही बोली जाती है। ढूंढाड़ी की बात करें तो जयपुर, किशनगढ़ और टोंक में बोली जाती है। और मेवाती, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में बोली जाती है। अब देखें हम इस प्रश्न की व्याख्या, तो प्रतापगढ़ में वागड़ी बोली नहीं बोली जाती, प्रतापगढ़ में मालवी बोली बोली जाती है और दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली मालवी है। आप इसे याद रखिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की,
हिंदी की बोलियां और उनके क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित है? यानी हिंदी की बोलियां और उनके क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित है? मित्रों, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो सही है, बाकी 3 ऑप्शन गलत है। तो हमें सही वाले ऑप्शन को चुनना है। अवधि की बात करें तो अवधि बिजनौर, गाजियाबाद और रामपुर। बाई ऑप्शन है ब्रजभाषा सहारनपुर, मुजफ्फर, मुरादाबाद। खड़ी बोली ये मैनपुरी, बदायूं, अलीगढ़। और भोजपुरी की बात करें तो गोरखपुर, देवरिया और बलिया। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा द ऑप्शन। और कि भोजपुरी गोरखपुर, देवरिया, बलिया जिलों में बोली जाती है, अतः यह ऑप्शन सही है। और बिहार प्रांत के छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, सासाराम, मोतिहारी और पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण इत्यादि जिलों में तथा उसके आसपास के क्षेत्र में भी भोजपुरी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे देवनागरी लिपि का दोष माना जा सकता है? कि निम्न में से किसे देवनागरी लिपि का दोष माना जा सकता है? ए ऑप्शन, उच्चारण के अनुरूप लेखन किया जाता है। एक ध्वनि के लिए एकाधिक लिपि चिन्ह है, लिपि चिन्हों की पर्याप्तता है और नागरी लिपि आरक्षित है। तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा ब ऑप्शन, यानी देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एकाधिक लिपि चिन्ह नहीं है, यानी एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिन्ह है। तो ये इसका जो कथन है, इसका ये दोष माना गया है, यानी ये जो कथन है ये असंगत है। अगला प्रश्न, प्रथम प्राकृत के नाम से किसे जाना जाता है? प्रथम प्राकृत के नाम से किसे जाना जाता है? ए ऑप्शन, संस्कृत को, ब प्राकृत को, से पाली को और द अवहट को। तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा स ऑप्शन, पाली को, यानी पाली को प्रथम प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसकी व्याख्या। तो प्रथम प्राकृत यानी पाली, जिसका जो समय सीमा है वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है। पाली भाषा को प्रथम प्राकृत के नाम से जाना जाता है। और मित्रों, बौद्ध धर्म की जो रचनाएं हैं वो इसी भाषा में लिखी गई। यह सम्राट अशोक के शासनकाल में राजभाषा थी। तो इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। पूर्वी हिंदी की बोलियां, यानी पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास किससे हुआ है? मित्रों, यहाँ पर बालियाँ हो गए तो इसे आप बोली समझिएगा कि पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास जिससे हुआ है वह कौन सी है? ए मागधी, ब सोरछेनी, से ब्राचड़ और द अर्धमागधी। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास अर्धमागधी से हुआ है। अब बात करें इसकी व्याख्या की। तो पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां प्रमुख है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां प्रमुख है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जिनका विकास अर्धमागधी से हुआ है। और मित्रों, अवधी भाषा की पहली रचना मुल्ला दाऊद की चंदाइन को माना जाता है। तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने बघेली को पूर्वी की उपबोली माना है। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि किसने बघेली को पूर्वी की उपबोली माना है, तो बाबूराम सक्सेना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विवरण सही नहीं है? निम्न में से कौन सा विवरण सही नहीं है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी के अंतर्गत केवल 8 बोलियां हैं। ब ऑप्शन की बात करें तो सुनीति कुमार चटर्जी केवल पूर्वी हिंदी को ही हिंदी के अंतर्गत मानते हैं। स ऑप्शन की बात करें तो धीरेन्द्र वर्मा हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं मानते हैं।
द ऑप्शन की बात करें तो गिरियर्सन पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को वस्तुतः हिंदी मानते हैं, या गिरियर्सन ने पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को वस्तुतः हिंदी माना है। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ब ऑप्शन, यानी कथन ए जॉर्ज गिरियर्सन के अनुसार हिंदी के अंतर्गत केवल 8 बोलियां हैं। एक तो आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि सीधा प्रश्न भी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जॉर्ज गिरियर्सन ने हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियों को समाहित किया है, तो 8 बोलियों को। और सुनीति कुमार चटर्जी ने पूर्वी हिंदी को हिंदी, यानी पूर्वी के साथ में उन्होंने पश्चिमी हिंदी को भी हिंदी के अंतर्गत माना है। इसमें केवल पूर्वी हिंदी दिया है, तो पूर्वी हिंदी के साथ जो पश्चिमी हिंदी है उसे भी हिंदी के अंतर्गत माना है, तो ये वाला कथन गलत है। अब धीरेन्द्र वर्मा की बात करें तो उन्होंने 5 उपभाषाएं मानी है, और गिरियर्सन ने पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को वस्तुतः हिंदी माना है। अब देखिए इस प्रश्न की व्याख्या। तो सुनीति कुमार चटर्जी पूर्वी हिंदी व पश्चिमी हिंदी की बोलियों को हिंदी मानते हैं, और सुनीति कुमार चटर्जी हिंदी की 5 उपभाषाओं को 17 बोलियों को हिंदी मानते हैं, यानी 5 जो उपभाषाएं हैं उनकी जो 17 बोलियां हैं उन्हीं को वो हिंदी मानते हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। कौन सा विकल्प असंगत है? निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है? यानी मालवी बोली ये पूर्वी राजस्थान में, ढूंढाड़ी मध्य पूर्वी राजस्थानी, मेवाती की बात करें तो उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, और मारवाड़ी की बात करें तो पश्चिमी राजस्थानी। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, मालवी पूर्वी राजस्थानी। अब देखिए इसकी व्याख्या। तो मालवी दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी भाषा की बोली है, यानी मालवी हिंदी पूर्वी राजस्थानी भाषा की बोली है, ये कथन सही है। अब मित्रों देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण कथन। डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में माना है या बांटा है, यानी जॉर्ज गिरियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा है, तो 5 भागों में। अब बात करें वो 5 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करें तो पश्चिमी राजस्थानी, और पश्चिमी राजस्थानी में उन्होंने मारवाड़ी और इसकी बोलियों को शामिल किया है। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की बात करें तो इसमें मेवाती और अहीरवाटी बोलियां शामिल है। और जॉर्ज गिरियर्सन ने तीसरे नंबर पे उन्होंने विभाजित किया दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में मालवी एवं रांगड़ी बोलियों को उन्होंने शामिल किया है। तो चौथे नंबर पे बात करें मध्य पूर्वी राजस्थानी, और मध्य पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी एवं इसकी बोलियों को इन्होंने शामिल किया है। और 5वें नंबर पे उन्होंने दक्षिणी राजस्थानी बोली को राजस्थान की 5वीं बोली माना है, जिसमें निमाड़ी बोली शामिल है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा, और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।